और एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमी दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता की गवाह बनेंगी। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में करने का फैसला किया है। इसका ऐलान ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन जूलिया माले ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। And there you have it, Miss World. Marisa Chilla is Miss World. सत्ताईस साल बाद भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। एक महीने चलने वाली इस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड इस साल नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिस वर्ल्ड संगठन की चेयरपर्सन और सीईओ जूलिया मॉर्ले ने कहा कि 71वां मिस वर्ल्ड 2023 अतुल्य भारत में आयोजित किया जाएगा। जूलिया ने कहा कि भारत में हम 71वां और अब तक का सबसे शानदार मिस वर्ल्ड फाइनल पेश करने जा रहे हैं। आप जानती हैं कि मैं भारत से प्यार करती हूँ। इस प्रतियोगिता के लिए ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, जहाँ तमाम देशों के प्रतियोगी आएंगे और यहाँ की विविधता, यहाँ के व्यंजनों को एंजॉय करेंगे। खास तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण है। ये दूसरा मौका है जब भारत को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। इससे पहले 1996 में भारत में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 130 से ज्यादा देशों की ब्यूटी क्वींस भारत आएंगी और यहाँ की सभ्यता, संस्कृति को जानने, समझने की कोशिश करेंगी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में राजस्थान की नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जिनके सिर इस साल मिस इंडिया का ताज सजा था। मिस वर्ल्ड 2023 को लेकर मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता खासा उत्साहित हैं। काफी प्रिपरेशन आती है। मैं अपने आप को ये एक बेटर वर्जन बनाना चाहती हूँ और भारत का नाम रोशन कर पाए, इसीलिए तो हम रोज अपने नए एक्सपीरियंस से बेटर बनते हैं। तो विद एवरी सेकंड मैं बेटर बनते जाऊंगी और चाहे होप कर रही हूँ कि मिस वर्ल्ड का ताज मिल जाए हमें। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए भारत के नाम की घोषणा के मौके पर मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना बिलाव्स्का भी मौजूद रहीं। पोलैंड की विश्व सुंदरी कैरोलिना बिलाव्स्का ने इस मौके पर कहा कि वो इस खूबसूरत देश में अपना ताज सौंपने के लिए उत्साहित हैं। बिलाव्स्का दूसरी दफा भारत आई हैं और उनका ये कहना है कि भारत से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं दूसरी बार इंडिया आई हूँ और हर बार मैं यहाँ कुछ नया सीखती हूँ। क्योंकि जब मैं पहली बार भारत आई तो मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत वाइब्रेंट, कलरफुल और विविधतापूर्ण देश है। मैंने यहाँ से ये सीखा कि विविधता के बावजूद भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ देश है। दरअसल आपके मानवीय मूल्य सभी जगह एक हैं, क्योंकि आप परिवारवाद, न्याय, संवेदना और सम्मान के लिए एक बिंदु पर खड़े हैं और यही इस बार दुनिया आपसे सीखेगी। महीने भर चलने वाले मिस वर्ल्ड आयोजन में 130 से ज्यादा देशों की प्रतियोगी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ मानवीय संवेदना और वैश्विक सौहार्द पर अपनी चेतना को भी प्रदर्शित करेंगी। कहने की जरूरत नहीं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम की आध्यात्मिक चेतना से लबरेज भारत इस प्रतियोगिता के लिए सबसे मुफीद देश है। दिल्ली से अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। बाईस साल की सिमी शेट्टी 71वें मिस वर्ल्ड पैजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया था। सिमी शेट्टी का जन्म 2000 में मुंबई में हुआ था। हालांकि वो मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता अनामिका गौर ने। 27 साल बाद इंडिया फिर से मिस वर्ल्ड होस्ट करने जा रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद है मिस इंडिया सिमी शेट्टी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना एक्साइटेड हैं आप पूरे दुनिया को भारत में होस्ट करने के लिए। आई एम क्वाइट एक्साइटेड, काफी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि 140 कंट्री की
मेरी सिस्टर्स डेलीगेट्स आएंगी यहाँ पर इंडिया में और हम उन्हें बताएंगे व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर, व्हाट द कल्चर्स ऑफ इंडिया। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो इस साल, कोई क्या आपने प्रिपरेशन की है और अभी आप जस्ट मिस वर्ल्ड के साथ मिस वर्ल्ड को आपने वेलकम किया है, क्या कोई टिप्स इंसाइट आपने ले ली है? काफ़ी प्रिपरेशन आती है, मैं अपने आप को ही एक बेटर वर्जन बनाना चाहती हूँ और भारत का नाम रोशन कर पाए, इसीलिए तो हम रोज अपने नए एक्सपीरियंस से बेटर बनते हैं। तो विद एवरी सेकेंड मैं बेटर बनती जाऊंगी और चाहे होप कर रही हूँ कि मिस वर्ल्ड का ताज मिल जाए हमें वापस। भारत ने अभी तक 6 मिस वर्ल्ड दुनिया को दी है, 7वीं की उम्मीद हम कर रहे हैं। करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह दुआ कर रही हूँ यही हो जाए। तो अभी शुरुआत हो चुकी है, हालांकि जगह का डिस्क्लोज अभी नहीं किया है कि कहाँ पे भारत की किस जगह में मिस वर्ल्ड होगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। कितना एक्साइटेड हैं और क्या एक मैसेज आप उन सारी लड़कियों को देना चाहेंगे जो इस बार मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने वाली हैं? आई थिंक एक मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ उन्हें कि बी एक्साइटेड बिकॉज यू कमिंग टू इंडिया। आप इंडिया आने वाली है तो बी रेडी फॉर डिलिशियस फूड, तरह तरह की जगहें, अलग अलग लैंडस्केप। व्हेन वी स्पीक अबाउट डाइवर्सिटी, वो सिर्फ कल्चर से रिलेटेड नहीं है, हमारा जियोग्राफिकल लोकेशंस है, हमारे पास माउंटेन्स है, बीचेस है, सिटी ऑफ मुंबई है दैट नेवर स्लीप्स। सो देयर इज अ लॉट टू सी इन इंडिया, देयर इज अ लॉट टू डिस्कवर इन इंडिया, सो बी एक्साइटेड। तो यहाँ जब मैंने कैरोलाइन से बात की तो मैंने भी उनसे पूछा कि क्या वो बॉलीवुड में इंटरेस्टेड हैं, एंड शी सेड यस। तो आपके लिए भी सेम क्वेश्चन? मैं जरूर ये मूवी में कास्ट करना चाहूंगी जहाँ कैरोलिना हो, जहाँ हम दोनों लीड हो। बट नो टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आई एम वेरी इंटरेस्टेड। काफी इंटरेस्ट है मेरा बॉलीवुड में, बचपन से ही मैं डांसर हूँ, तो श्रीदेवी, माधुरी, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा के गानों पे ही बड़ी हुई थी मैं, और अगर मुझे बड़े पर्दे पे रहने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं। आखिरी सवाल मेरा है कि एक वायरल गर्ल जो है वो भी आप रही हैं, इंस्टा पे खूब धूम मचा रहे हैं, आपकी जो डांसिंग वीडियो है वो लोग बहुत मस्त पसंद करते हैं। मैं जब डांस की बात करती हूँ, नृत्य मेरे लिए पैशन है। मेरा एक हैप्पी प्लेस है कि दिन भर बहुत काम कर लिया तो मैं अपने आप को एक ईयरफोन्स डालती हूँ और अपना डांस दिखाती हूँ। तो जब मैंने पहला अपना वीडियो डाला था वो मैंने खुद की खुशी के लिए डाला था, बट जब लोगों ने एंजॉय करना शुरू किया तब मैंने सोचा कि ये खुशी दूसरों को भी देनी चाहिए, एंड पीपल एंजॉय माई डांस। और मिस वर्ल्ड का ताज उस महिला के सर पर सजता है जो ब्यूटी विद ब्रेन के पैमाने पर फिट बैठती है। भारत की झोली में मिस वर्ल्ड का खिताब 4 बार आ चुका है और 6 बार आ चुका है। देश की बेटियों ने इन 6 मौकों पर अपने जवाब से न सिर्फ तालियां बटोरी बल्कि देश का मान भी बढ़ाया। चलिए जानते हैं उन यादगार पलों को और उन भारतीय सुंदरियों के बारे में जब दुनिया के ने इन सबसे खूबसूरत ताज को ये बेटियां अपने सर पर लगाने में कामयाब रही। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिंदुस्तान की भागीदारी पर अगर नजर डालें तो भारत मिस वर्ल्ड के इस प्रतिष्ठित खिताब को 6 बार जीत चुका है। आइए एक नजर डालते हैं उन ऐतिहासिक स्वर्णिम मौकों पर जब भारत की बेटियों ने विश्व में अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। रीता फारिया पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला हैं। उनका जन्म मुंबई में हुआ। भारतीय मॉडल रही रीता को साल 1966 में विश्व सुंदरी के रूप में चुना गया। रीता का उस वक्त मिस वर्ल्ड बनना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि था। उनको मेडिकल साइंस में विशेषज्ञता भी हासिल है। 1966 के बाद साल 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु में जन्मी ऐश्वर्या मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस तो है ही, साथ ही टॉलीवुड और हॉलीवुड में भी अपनी काबिलियत और एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। हैदराबाद में जन्मी डायना हेडन ने 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। युक्ता मुखी जिनका जन्म मुंबई में हुआ, उन्होंने भी 1999 का मिस वर्ल्ड खिताब अपने नाम किया। प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ। वो बॉलीवुड फिल्मों में सफल होने के साथ साथ इन दिनों हॉलीवुड में खुद को एस्टैब्लिश भी कर चुकी हैं। अमेरिकी सिंगर निक जोनस को उन्होंने अपना जीवन साथी चुना। और हरियाणा की मानुषी छिल्लर एक मेडिकल छात्रा भी हैं। उन्होंने साल 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। फिल्म पृथ्वीराज चौहान से मानुषी का बॉलीवुड में डेब्यू भी हुआ। फिलहाल तो भारत में आयोजित होने वाले मिस वर्ल्ड पेजेंट की आखिरी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है।
हालांकि एक तरफ जहां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इस साल मिस इंडिया बनी राजस्थान की नंदिनी गुप्ता भारत की नुमाइंदगी करेंगी, तो वहीं इस सौंदर्य प्रतियोगिता का भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए आई मौजूदा विश्व सुंदरी और पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का बोली कि वो अपना ताज इस खूबसूरत देश में दूसरी प्रतिभागी को सौंपने के लिए बेहद उत्साहित हैं। बता दें कि करीब 1 महीने तक चलने वाले इस आयोजन में 130 से ज्यादा देशों की प्रतिभागी हिस्सा लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात महिला शक्ति की। महाराष्ट्र में कुछ महिलाओं ने नया कीर्तिमान बनाया है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 28 महिला बस ड्राइवर्स को शामिल होने से एक नए युग की शुरुआत की है। इसमें कुछ महिला ड्राइवर्स ने रोडवेज बस चलाना शुरू कर दिया। 75 साल में पहली बार है जब महिलाएं महाराष्ट्र में सरकारी बस चलाते नजर आ रही हैं। माधवी संतोष सालवे भी इन पहली महिला ड्राइवर्स में शामिल है। माधवी ने सिन्नार नासिक बस का स्टीयरिंग व्हील थामा और यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन ने बताया कि इन महिला ड्राइवर्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र की रोडवेज बसों में 5500 से ज्यादा महिला कंडक्टर्स पहले से ही तैनात हैं। और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में चीन की गुस्ताखी की कोशिशें करता रहा है, लेकिन सरकार ने चीन की चालबाजियों पर नकेल की पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर पूर्वी इलाके में एलएसी के पास बीआरओ सड़कों का जाल बिछाने में लगा हुआ है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ 2 टनल बना रहा है, जिसका कभी भी उद्घाटन हो सकता है। चीन को टेंशन देने वाली ये टनल है नेचीफू और सेला। इन टनल के बन जाने से सीमावर्ती इलाकों में पहुंच और आसान हो जाएगी। इससे व्यापार और पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन उससे अहम है इसका सामरिक और रणनीतिक महत्व। इससे सेना की मूवमेंट में तेजी आ जाएगी और भारी सैन्य साजो सामान को सीमा तक आसानी और तेजी से पहुंचाया जा सकेगा और चीन की चालबाजियों को और भी करारा जवाब मिलेगा। चीन की हरकतों से निपटने के लिए भारत एलएसी पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लगा है। इसलिए चीन सीमा पर पहुंच आसान बनाने के लिए बीआरओ सड़कों का जाल बिछाने में जुटा हुआ है और खासकर उन जगहों तक पहुंच आसान बनाने की कोशिश हो रही है जो चीन सीमा से सटे हैं। चीनी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के तवांग को असम से जोड़ने के लिए 2 टनल बनाने का काम तेजी से चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में ये देश को समर्पित भी कर दिया जाएगा। इस टनल का नाम है नेचीफू टनल और सेला टनल। सबसे पहले बात नेचीफू टनल की। करीब 500 मीटर लंबी नेचीफू टनल की नींव अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में बनाई जा रही ये सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर है। ये असम के बालीपारा चारद्वार को तवांग से जोड़ेगी। डी शेप में बनी ये सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है, जिसमें 2 वे ट्रैफिक की आवाजाही हो सकेगी। ट्रेवल टाइम की भी बचत होगी। पीटीसी जो रोड है, जो फॉरवर्ड एरियाज, इंडो चाइना बॉर्डर में जो तवांग है, फॉरवर्ड एरियाज है, उनको कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, सड़क है, उस पर बनाई गई है और ये कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल पूरी तरह से ये नेचीफू टनल तैयार है। नेचीफू सुरंग को यूनिक डी शेप में बनाया गया है और इसकी विशेषता अब मैं आपको बताता हूं। ये जो टनल है, एक तो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, दूसरा ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, पूरी तरह से फॉगी रहता है। ज्यादातर समय इसी तरह यहां धुंध छाई रहती है। लगभग समुद्र तल से 5700 फीट की ऊंचाई पर ये इलाका है और ये आप देख रहे हैं किसी भी हालत में बहुत ज्यादा दूर आप देख नहीं सकते हैं और इस वजह से, इस धुंध की वजह से यहाँ एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। और इसी वजह से एक ये वजह और दूसरी सामरिक दृष्टि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे सीधे आप इस जो एरिया है इसको आप क्रॉस करके आगे की ओर निकल जाएंगे। बीआरओ ने इस टनल को इसलिए बनाया है क्योंकि नेचीफू टनल के आसपास जबरदस्त कोहरा रहता है, जिसके कारण स्थानीय गाड़ियों के अलावा सेना की गाड़ियों की आवाजाही भी यहाँ बेहद मुश्किल से हो पाती है। लेकिन इस टनल के बन जाने से आवाजाही आसान हो सकेगी। नेचीफू टनल जो है वो एक नेचीफू पास के नीचे बन रहा है। नेचीफू पास वाला एरिया बहुत ही डेंस फॉग, कोहरा वाला इलाका है
ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का एरिया है जो बहुत ही कोहरे से कवर रहता है। उस वजह से वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी एरिया रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो उसको बाईपास करने के लिए हमने हाफ किलोमीटर का 500 मीटर लेंथ का एक नेचीफू टनल हमने बनाया है, जो कि बाई लेन टनल है, 2 वे ट्रैफिक उसमें से जाएगा। और वो टनल अभी कंप्लीट हो चुका है। उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटिंग्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम हमने सब लगाया है एंड ये टोटली कंप्लीट है और किसी भी समय इसको हम देश के लिए समर्पित करेंगे। इस टनल के बनने से सीमा पर सेना की आवाजाही तो आसान होगी ही, पर्यटन भी बढ़ने की उम्मीद है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म, इंडस्ट्री, हर चीज को इस इलाके में बढ़ावा मिलेगा। दूर से दूर जो सीमावर्ती गांव हैं उन सबको हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचीफू टनल के अलावा 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल का काम पूरा होने के कगार पर है। ये टनल 2 भाग में बन रही है। पहली 1 किलोमीटर और दूसरी टनल 1.5 किलोमीटर लंबी होगी। 13,100 फीट ऊपर बीआरओ ने एक कामयाब टनल का निर्माण कर दिया है जिसका नाम सेला टनल है और ये सेला पास के करीब है सेला टनल और इसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे इसके भीतर की जर्नी और जर्नी कैसी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम चल पड़े हैं इस टनल के भीतर। लगभग 13,100 फीट की ऊंचाई पर ये टनल सेला पास को क्रॉस करते हुए निकल पड़ेगी और सेला पास अब पार नहीं करना पड़ेगा। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन को खलबली मची हुई है इस टनल को लेकर, क्योंकि ये टनल जब शुरू हो जाएगी तब भारतीय सेना के वाहन उनके रडार से मुक्त हो जाएंगे और टनल के नीचे से वो तवांग तक और सभी मौसम में पहुंच सकेंगे। ये देखिए हम टनल में घुस चुके हैं और टनल से उस पार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी काफी काम बाकी है लेकिन टनल इस पार से उस पार जो खोल दिया गया है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अभी और भी काम बाकी है और बीआरओ की कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सेला टनल के बनने से असम के तेजपुर से चीन सीमा से लगे तवांग तक पहुंचने में काफी तेजी आएगी। दूरी करीब 10 किलोमीटर कम हो जाएगी और कम से कम 1 घंटे की बचत होगी। फिलहाल सेला पास पर गाड़ियों की स्पीड काफी कम हो जाती है। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फ के कारण करीब 3 महीने तक सेला पास बंद हो जाता है, लेकिन टनल बनने के बाद ये रास्ता 12 महीने खुला रहेगा। टनल के बनने से एलएसी पर तैनात सैनिकों की मूवमेंट में भी तेजी आएगी। सुरंग निर्माण पूरा होने पर अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर पूर्व राज्यों का विकास तेजी से होगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा या फिर किसी विषम परिस्थिति में सैनिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी तेजी आएगी। दोनों का जब इनॉग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सुरंग लगभग रेडी हो चुकी हैं और जैसे ही इनका उद्घाटन होगा, ये शुरू हो जाएंगी, तो तवांग तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी में कोई समस्या नहीं होगी। फॉरवर्ड एरियाज तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं रहेगी। इन दोनों टनल के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी, जिससे भारतीय सेना आसानी से एलएसी तक पहुंचकर चीनी सेना को मुफीद जवाब दे पाएगी। यही नहीं, इन दोनों टनल के खुलने से तवांग के आसपास पर्यटन भी बढ़ेगा और एलएसी के आसपास के गांव के विकास में भी तेजी आएगी। अनुपम मिश्रा, नेचीफू और सेला टनल, गुड न्यूज टुडे। अब बात मानसून की करते हैं। इस बार मानसून की बारिश में मुंबई की रफ्तार नहीं थमेगी, क्योंकि मुंबई के नगर निगम बीएमसी से लेकर मुंबई मेट्रो तक ने कुछ विशेष तैयारियां की हैं। खास बात यह है कि मुंबई मेट्रो ने तो अपना एक कंट्रोल रूम तक बना दिया। इस कंट्रोल रूम के जरिए बारिश के दौरान होने वाली चुनौतियों से निपटा जाएगा ताकि मुंबई की रफ्तार न थमे। आखिरकार 1 हफ्ते के इंतजार के बाद मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मानसून भले ही देरी से आया, लेकिन आया है राहत के बूंदों के साथ। केरल के कई इलाकों में जमकर बरस रहा है। मानसून आगमन के साथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पूरे भारत पर छा जाएगा। मौसम विभाग ने मानसून के केरल तक पर पहुंचने की पुष्टि भी कर दी है।
यूजुअली 1 जून के आसपास केरल में पहुंचता है और इस बार 8 जून को आया है। इसका अर्थात 7 डेज विलंब में साउथ ईस्ट मानसून केरल में पहुंचा है। मगर पास्ट 2 दिन देखेंगे अच्छा बारिश हो रहा है केरल में। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में ये तमिलनाडु, कर्नाटक और पूरे केरल में फैल जाएगा। यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड से बढ़ता हुआ असम तक पहुंच जाएगा। अगले 48 आवर्स में अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की और कुछ हिस्से में मानसून एडवांस करेगा और दक्षिण भारत की और कुछ हिस्सा जैसे कि रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ केरला, सम और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक में मानसून एडवांस होगा। इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ असम, ये सब एरिया में भी अगले 48 घंटे के अंदर मानसून एडवांस करने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की स्पीड और हालात सही रहे तो ये बहुत तेजी से दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेगा और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक उत्तर भारत पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार या रविवार को बंगाल के कई जिलों में प्री मानसून की बारिश भी हो सकती है। आमतौर पर केरल में 1 जून तक मानसून आ जाता है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही ये बता दिया था कि मानसून इस बार देरी से भारत में दस्तक देगा। मानसून के दस्तक देने से आने वाले दिनों में उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी से भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो केरल तो मानसून पहुंच चुका है और केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है और अब मानसून जो है वो मुंबई की तरफ बढ़ रहा है और रफ्तार जो है वो मुंबई की तरफ की, क्योंकि मुंबई के नगर निगम बीएमसी से लेकर मुंबई मेट्रो तक कुछ विशेष तैयारियां की हैं इस मानसून के लिए। और खास बात यह है कि मुंबई मेट्रो ने अपना एक कंट्रोल रूम तक बना लिया है। तो देखिए, आगे चलकर देखते हैं कि मुंबई में मानसून की क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। केरल में मानसून की दस्तक के बाद अब धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुंबई में भी हर साल भारी बारिश होती है, जिसके चलते इस शहर की रफ्तार थम जाती है। मगर इस बार मुंबई मानसून के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि बीएमसी, रेलवे और मुंबई मेट्रो ने कुछ खास तैयारियां की है। मुंबई मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए मानसून कंट्रोल रूम बना दिया है। बारिश के दरमियान लोगों को यातायात के समय दिक्कत ना हो और अगर बारिश ज्यादा होती है तो किस तरीके से यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित किया जाए और यात्रियों को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इस कंट्रोल रूम में आधुनिक तकनीक और पेशेवरों की टीम तैनात होगी, जो खराब मौसम की वजह से होने वाले खतरों में काफी मददगार साबित होगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है ये ट्रैफिक कंट्रोल सेक्शन है। ये मेट्रो कौन सी मेट्रो ट्रेन कहाँ है उसका पूरा ब्यौरा जो है वो यहाँ पर रखा जाता है। इस कंट्रोल रूम के जरिए मुंबई में दौड़ रही हर एक मेट्रो पर नजर रखी जाती है। मतलब कहीं भी कोई समस्या हुई तो तुरंत मदद पहुंचाई जा सकती है। जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो हर पल हर सेकंड जो है ये नोटिस कर रहे होते हैं कि कौन सा मेट्रो ट्रेन जो है वो कहाँ पहुंची है, कहाँ पे कुछ डिसइंटरप्शन है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, वो इनकी जो हॉटलाइंस है उस पे कंटिन्यूस चालू रहता है। इसके अलावा यहाँ पावर मैनेजमेंट डेस्क भी बनाया गया है। अगर फर्ज कीजिए कि बहुत बारिश हो गई, बारिश होने के समय जो है पावर कट हो गया, अब पावर कट हो गया, यात्री फंसे हुए हैं तो उनको किस तरीके से निकालना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान किस तरीके से रखना है, तो ये पावर डेस्क यहाँ पे बनाया गया है। ये पावर डेस्क हर सेकंड का ब्यौरा रखेगा। अगर भारी बारिश की वजह से मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ बढ़ी तो उसे कैसे संभाला जाए, इसका भी इंतजाम इसी कंट्रोल रूम से किया गया है।
अगर रेलवे बंद हो गया है, वहीं बस सेवाएं बंद हो गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी चीजें बंद हो गई हैं, मगर सिर्फ मेट्रो चालू है, तो उसके लिए जो है शेड्यूल डेस्क बनाया गया है। ये शेड्यूल डेस्क जो है वो सारी प्रायर प्लानिंग करता है कि कल मेट्रो किस तरह से चलनी है, किस तरीके से नहीं चलनी है। हॉटलाइन के अलावा महिला, बच्चों और बुजुर्गों की मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि मुंबई के लोग खुलकर मानसून की फुहार का मजा ले सके। पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। और इंदौर की एक बेटी ने सबसे कम उम्र में हनुमान चालीसा पढ़ने का विश्व कीर्तिमान बना दिया है। वियांशी ने करीब 3.25 साल की उम्र में ये कमाल कर दिखाया है। वियांशी के पिता एक कारोबारी हैं। घर वाले बताते हैं कि जब वियांशी महज 1 साल की थी तभी परिवार उसे पूजा पाठ में शामिल करता था। जब वो 2.5 साल की हुई तो उसे चित्रों वाली हनुमान चालीसा दी गई। इसके बाद महज 8 महीने में वियांशी ने हनुमान चालीसा याद कर ली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु हृदय कुपचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरुष अकेले सब काज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक राम दूत